शिप्रा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज घर में उत्सव का माहौल था। मालती जी के पाँव तो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। उनका पोता पूरे 1 महीने का हो गया था। मुन्ने के जन्म के अवसर पर मालती जी के बेटे बहू ने आस पड़ोस के लोगों और अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी। मालती जी सभी मेहमानों की आवभगत में मशगूल थी और मेहमानों के लिए रसोई घर में से गर्मा गर्म चाय लेकर आ रही थी। तभी एकाएक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया। मालती जी ने संभालने की कोशिश की और खुद को बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचाया, परंतु उनके हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। लेकिन इन सब के दौरान उनकी साड़ी पर चाय गिर गई और दाग पड़ गया। अपने दोस्तों से बात करते हुए उनकी बहू सुप्रिया भी यह सब देख रही थी। उसी समय सुप्रिया गुस्से में टमटमाती हुई उनके पास आई और ये पूछने की बजाय कि कहीं सासू माँ को कोई चोट तो नहीं आई, उनकी बहू भड़कते हुए कहने लगी, माँ जी आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हैं? मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर आपका ध्यान कहाँ रहता है? बहू का ऐसा व्यवहार देखकर मालती जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। फिर सुप्रिया बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने आपको अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी थी और आपने उसे खराब कर दिया। यह साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। जानते हैं कितनी महंगी साड़ी थी? इस साड़ी की कीमत का तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तभी मालती जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुनकर अपराध बोध होने लगा था, रुद्धे स्वर में बोली, नहीं बहू, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो सिर्फ मेहमानों के लिए चाय लेकर आ रही थी। रसोई घर से बाहर निकलते वक्त मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर चौखट से टकराया और यह सब हो गया। परंतु सुप्रिया तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुंह बनाते हुए वह बोली, अरे नहीं नहीं, यह आपकी गलती थोड़ी ना है। दरअसल गलती तो मेरी है, जो आपको अपनी इतनी बढ़िया साड़ी पहनने के लिए दे दी, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप इन साड़ियों के लायक हैं ही नहीं। सामने से उनका बेटा कामेश भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, क्या माँ, इतनी महंगी साड़ी पहनी थी तो थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए था ना। अब देखो सुप्रिया की पूरी साड़ी खराब हो गई। सभी मेहमानों की नज़र मालती जी पर थी। अपने बेटे और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से वह अंदर तक आहत हो चुकी थी। अपना तमाशा बनते देख मालती जी से अब रुका न गया। बिना किसी से कुछ कहे वे अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। गरम गरम चाय गिरने के कारण मालती जी के हाथों में छाले पड़ गए थे, जिन पर किसी का भी ध्यान नहीं था। लेकिन यह भी सत्य था कि उन छालों की जलन भी उन्हें इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितनी बेटे बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ पहुंची थी। रह रह के मालती जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बैठे बैठे सोचने लगी, आज पूरे 2 महीने हो गए हैं मुझे अपने बेटे बहू के घर आए, और इस दौरान मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर काम करती रही। बहू और बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया। कभी थकावट भी हो जाती तो भी काम में लगी रहती थी। घुटनों में दर्द भी होता, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुंह से उफ तक न निकली। यह सोचकर कि कहीं बहू को बुरा न लगे, लेकिन न तो यह सब मेरे अपने बेटे को दिखाई दिया और न ही बहू को। और आज अगर गलती से बहू की साड़ी पर थोड़े दाग लग गए तो सबके सामने उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज वह उस दिन को कोस रही थी जब वह अपने बेटे बहू की बात मानकर बड़ी खुशी से उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 2 महीने पहले, जब सुप्रिया माँ बनने वाली थी और एक दिन कामेश सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी सुप्रिया उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो क्या बात कहनी है? टाई पहनते हुए कामेश ने कहा। तो सुप्रिया शिकायती लहजे में बोली, कामेश, मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। मुझसे अब घर के सारे काम नहीं हो पाते। मैं सोच रही हूँ कि दिन भर के काम के लिए क्यों न हम एक मेड लगा लें, मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी। सुप्रिया की यह बात सुनकर कामेश ने कहा, नहीं सुप्रिया, मेड का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। बस तुम्हें तो अपने खर्चे की पड़ी है, मेरी तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है।
सुप्रिया ने गुस्से में कहा। तो कामेश बोला, देखो सुप्रिया, अभी तो मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस बारे में हम रात को बात करेंगे। मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाएं और तुम्हें आराम ही आराम मिले। कामेश की यह बात सुनकर सुप्रिया बहुत खुश हो गई और चहकते हुए बोली, अच्छा ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे बताओ तो सही। तब कामेश ने कहा, बस तुम देखती जाओ, जो तरकीब मैंने सोची है ना, उससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर कामेश अपने ऑफिस चला गया। कामेश के जाते ही रोजाना की तरह सुप्रिया के मोबाइल की घंटी बज उठी और उसके बाद काफी देर तक सुप्रिया अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जैसे ही कामेश वापस आया तो अपनी पत्नी से कहने लगा, तुमसे घर का काम किया नहीं जाता ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने गांव से अपने माँ बाबूजी को यहीं पर बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। कोई न एक पंथ दो काज वाली बात। अपने सास ससुर को बुलाने का नाम सुनकर सुप्रिया का मुंह बन गया और कहने लगी, लो यह तरकीब निकाली थी तुमने, क्यों आके क्या बुराई है उन्हें यहाँ बुलाने में। अरे कामेश, जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब कितना खर्चा हो जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा। ओफो सुप्रिया, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देंगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम माँ को इसी घर में रखेंगे। यह भी तो सोचो, तुम्हें काम वाली बाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर सुप्रिया तपाक से बोली, अरे हाँ, यह बात तो है, मेरी माँ ने भी यही कही थी कि अपनी सासू माँ को बुला लो घर के काम के लिए, उनके होते हुए तुम्हें नौकरानी की क्या जरूरत है। तभी कामेश उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा तो सुप्रिया बात को बदलते हुए बोली, वो मेरा मतलब है कि मेरी माँ का फोन आया था, वह भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर पर बुला लेना। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने तक सारे काम वह करती रहेंगी। लेकिन कामेश, माँ जी का तो ठीक है, लेकिन बाबूजी का क्या यहाँ पर काम है, उन्हें वहीं गांव में रहने दो, यहाँ तो केवल माँ जी की ही जरूरत है। तभी कामेश ने कहा, तुम समझती नहीं हो सुप्रिया, अगर हम माँ को इतने समय के लिए अपने घर बुलाएंगे तो गांव में बाबूजी के खाने पीने की बहुत समस्या हो जाएगी। और अगर बाबूजी यहाँ पर ही रहेंगे तो बाहर के सारे काम भी वही करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सब काम पिताजी कर लेंगे। और फिर तुम यह क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है। जब वह इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में खर्च करेंगे ना, मेरा खर्चा बहुत कम हो जाएगा। फिर कुछ सोचते हुए कामेश ने कहा, पता है जब बाबूजी रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट पर उन्हें बहुत अच्छी खासी रकम मिली थी जिसकी उन्होंने एफडी बनवा ली थी। अब वह एफडी मैच्योर होने का समय आ गया है। जब बाबूजी यहाँ आएंगे तो लगे हाथ मैं उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूंगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी सुप्रिया बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे माँ बाबूजी भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाए। मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रह सकती। मुझे तो प्राइवेसी पसंद है, किसी की दखल अंदाजी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी कामिश ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो, एक बार पैसे हाथ में आ जाने तो उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पति की यह बात सुनकर सुप्रिया तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, तो फिर देर किस बात की है कामिश, जल्दी लगाओ ना अपनी माँ को फोन। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। ऐसा कहकर कामिश ने अपनी माँ को फोन किया। हेलो माँ। हेलो, हाँ बेटा कामिश, कैसे हो तुम दोनों, मेरी बहू रानी कैसी है। वो माँ, सुप्रिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, आप तो जानती हैं उसे 8वां महीना चल रहा है। अब उससे घर का काम भी नहीं किया जाता और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही है। माँ एक काम करो ना, अगर कुछ समय के लिए आप लोग यहाँ आ सको तो। बेटे की बात सुनकर मालती जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ, तब तक तुम बहू का पूरा ख्याल रखना। ऐसा कहकर मालती जी ने फोन रख दिया। शाम को जब मनोहर लाल जी घर लौटे तो मालती जी उनसे कहने लगी,
सुनिए जी, आपके बेटे का फ़ोन आया था। बता रहा था कि बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अगले महीने उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई मेड भी नहीं मिल पा रही है, इसलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। पत्नी की यह बात सुनकर मनोहर लाल जी बोले, बात तो ठीक है मालती, जब बच्चों को हमारी ज़रूरत है तब हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। बेटा बहू हमें दादा दादी बनाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं, तो क्या हम उनकी इतनी मदद भी नहीं कर सकते। बहू को वहाँ परेशानी हो रही होगी, तुम जल्दी से सामान पैक कर लो और वहाँ चलने की तैयारी करो। अपने पति की यह बात सुनकर मालती जी खुश हो गईं। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन किया और उत्साह से बोली, बेटा हम 1-2 दिनों में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है माँ, स्टेशन पर पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। बड़े ही लाड प्यार और हमदर्दी के साथ मालती जी ने अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन इस बात का उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू किस इरादे से उन्हें अपने पास बुला रहे थे। 2 दिन बाद मालती जी और मनोहर लाल जी अपने बेटे बहू के पास शहर पहुंच गए। जैसे ही कामेश उन्हें अपने घर लेकर आया तो अंदर आते ही बोला, देखो ना माँ, कल से आपकी बहू की तबीयत कितनी खराब है, उल्टियाँ हो रही हैं। अब तक तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और घर की बाकी जिम्मेदारियां भी अब आपके हवाले है। बेटे ने उनसे इतना हक जताकर बात की तो मालती जी बहुत खुश हो गई। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपनेपन से उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी। पहुंचते ही मालती जी ने पूरे घर का कार्यभार संभाल लिया और घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम मालती जी अकेले ही संभालती थी। अपनी पत्नी को दिन रात काम में जुटे हुए देखकर मनोहर लाल जी उनसे कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। फिर मालती जी हंसते हुए कहती हैं, अरे आप हैं ना, बेटा बहू मुझे दादी बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है। इस खुशी के आगे तो मुझे अपने घुटनों का दर्द भी नजर नहीं आता। एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। तभी कमरे से सुप्रिया की आवाज आई, माँ जी मेरे लिए चाय बना दीजिए। उसी समय कामेश भी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। माँ मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी लाई बेटा, कहते हुए मालती जी फिर काम करने में जुट गईं। यूं ही काम करते करते 1 महीना बीत गया। आखिरकार वह समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और मालती जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट ही भूल गई थी। बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा करते जा रही थी। उसे समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन देती, बच्चे की बादाम के तेल से मालिश करती और माँ बेटे दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन मालती जी और मनोहर लाल जी अपने पोते को गोद में लेकर उससे खूब लाड प्यार जता रहे थे। वे दोनों तो उसकी बलाई लेते जा रहे थे। तभी उनका बेटा कामेश उनके पास आया और अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी आप तो जानते हैं कि हमें एक बड़ा घर लेना है। यह घर हम लोगों को बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपयों की जरूरत होती है। फिर मनोहर लाल जी बोले, तो बेटा इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमें इतने पैसों की भला क्या जरूरत है? जितना भी पैसा आएगा वह सब तुम रख लेना। यह बात सुनकर कामेश की तो बातें ही खिल गई। उसकी तो जैसे मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। उसके बाद अभी कुछ दिन ही बीते थे कि सुप्रिया को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। उसे ऐसे लगता था कि जैसे वह किसी काम के है ही नहीं। घर का सारा काम तो उसकी सास ही करती है। ससुर जी तो बस घर में बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं। तो सुप्रिया ने अपने पति कामेश से कहा, आप अपने पिताजी को वापस उनके गांव भेज दीजिए। फिर कामेश ने उसे डांटते हुए कहा, अरे सुप्रिया तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम बाबूजी को भेजने की बात कर रही हो
मालूम भी है उनकी एफडी में जितना पैसा पड़ा है वह पैसा बाबूजी हमें देने वाले हैं। मत भूलो कि उसी पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है और मैंने उस पैसे के लिए बाबूजी से बात भी कर ली है। इसलिए जब तक वह पैसे नहीं आ जाते कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कि बाबूजी नाराज हो जाए। अगले दिन मालती जी रसोई का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो मनोहर लाल जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। मालती जी बोली, अरे क्या बात है, बहुत सोच में डूबे हुए हो। तब मनोहर लाल जी ने कहा, मालती बहुत समय से कामेश बड़ा घर खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी बात सही है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब बुढ़ापे में हम कब तक बेटा बहू से अलग रहेंगे। आखिरकार तो हमें भी बुढ़ापे में बेटे बहू का सहारा चाहिए। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने गांव वाला मकान और जमीन बेच देते हैं और अब मेरी एफडी के पैसे तो मिलने वाले हैं तो कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि इस शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सकें जिससे हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। यह बात सुनकर मालती जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। इस नन्हे से खिलौने को छोड़कर जाने का दिल भी तो नहीं करता है ना मेरा। कहते हुए मालती जी ने अपने पोते को पुचकारते हुए कहा, जो पास में रखे पालने में सो रहा था। फिर मनोहर लाल जी बोले, ठीक है मालती, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। एफडी के लिए सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करवा देता हूँ और गांव को मकान और जमीन बेचने के लिए भी बात कर लेता हूँ। इस सब काम में एक सप्ताह तो लग ही जाएगा। फिर मालती जी ने कहा, लेकिन अगले सप्ताह तो मुन्ने के जन्म की खुशी में घर में पार्टी है। अरे मालती, अगले सप्ताह तक तो मैं सब काम करके वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन मनोहर लाल जी गांव के लिए निकल पड़े। उनके बेटा बहू गांव का मकान बेचने और एफडी के पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वे दोनों खुली आंखों से बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लगे। नया घर किस सोसाइटी में खरीदना है, घर में कितने कमरे होंगे, फर्नीचर कैसा होगा, उन्होंने सब कुछ तय कर लिया था। एक दिन की बात है, जब मालती जी रसोई घर से काम करके बाहर आई तभी उन्होंने मुन्ने के रोने की आवाज सुनी। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से से बोली, माँ जी, आपने मुन्ने को बिना हाथ धोए कैसे उठा लिया? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है? आगे से मुन्ने को गोद में उठाना हो तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया करो। मालती जी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्तंभ रह गईं। उन्हें हैरानी तो इस बात की थी कि उनकी बहू यह सब बातें उनके बेटे कामेश के सामने कह रही थी, लेकिन कामेश ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मालती जी की बहू सुप्रिया इसी तरह उनके किसी न किसी काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती और उनका बेटा मूक दर्शक बनकर यूं ही देखता रहता। जब मुन्ना 1 महीने का हो गया तो कामेश और सुप्रिया ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी वाले दिन मालती जी की बहू सुप्रिया उनके पास आई और कहने लगी, माँ जी, आपके पास तो कोई अच्छी सी साड़ी है भी नहीं जो आज आप पार्टी में पहन सके। जो साड़ियाँ आप गांव से लाई थी वह सब पुराने डिजाइन की हैं। पार्टी में जितने भी मेहमान आएंगे सब के सब हाई सोसाइटी के हैं। अगर आप अपनी पुरानी सी सूती साड़ी पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप आज पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन संभल कर पहनना क्योंकि यह साड़ियाँ मेरी माँ ने दी हैं और बहुत महंगी हैं। ध्यान रखना कि इस साड़ी पर कोई दाग न पड़े। मालती जी ने कहा, ठीक है बहू, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूंगी, लेकिन ज्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की सी साड़ी देना तभी मैं पहनूंगी। सुप्रिया ने अपनी अलमारी में से एक साड़ी निकालकर अपनी सास को देते हुए कहा, लो माँ जी, आप यह साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने कभी जिंदगी में नहीं पहनी होगी जैसे मैं आज आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की यह बातें मालती जी को मन ही मन दर्द दे रही थी। अब तो अपनी बहू की साड़ी पहनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी बहू की साड़ी ले ली और मजबूरी में उसे पहन लिया। शाम को पार्टी के दौरान उनका बेटा और बहू सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थे। उधर मालती जी भाग दौड़ करते हुए सारा काम संभाल रही थी। उनके पति मनोहर लाल जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे
क्योंकि जिस कार के लिए वह गांव गए थे उसमें अभी 2 दिन का समय और लगना था। सभी मेहमानों की खातिरदारी करते करते मालती जी को थकावट महसूस हो रही थी। इस दौरान उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और चाय उनकी साड़ी पर गिर गई। उसके बाद तो उनके बेटा बहू सभी लोगों के सामने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई और बहू की साड़ी को उतार कर एक तरफ रख दिया। पार्टी के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू मैं कल तुम्हारी साड़ी साफ करके तुम्हें दे दूंगी। तो सुप्रिया गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की, मैं अपनी साड़ियों को ड्राई क्लीनिंग करवाती हूँ। एक साड़ी को ड्राई क्लीनिंग करवाने का खर्च 500 रुपये आता है। मैं आपकी तरह फटीचर साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की यह बातें सुनकर मालती जी स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। अब उनका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अगले दिन जब उनके बेटा बहू घर पर नहीं थे तब उनके पति का फोन आया तो मालती जी से पूछने लगे, पार्टी कैसी रही, सब कुछ ठीक ठाक तो निपट गया ना। मनोहर लाल जी के इस प्रश्न पर मालती जी कुछ भी बोल नहीं पाई। मालती जी की चुप्पी मनोहर लाल जी के मन में कई तरह के प्रश्न खड़े कर रही थी और चिंतित स्वर में कहने लगी, क्या हुआ भाग्यवान, तुम ठीक तो हो ना, वहाँ सब लोग तो खैरियत से हैं। तो मालती जी ने असल बात पर पर्दा डालते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, बस मेरा आपके बिना यहाँ दिल नहीं लग रहा है, अब आप जल्दी से आ जाइए। मालती जी ने रुद्र स्वर में कहा। अचानक मालती जी के मुंह से यह सब सुनकर मनोहर लाल जी हैरान रह गए और कहने लगे, नहीं मालती, तुम बहुत उदास लग रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कुछ हुआ है, सच सच बताओ, आखिर बात क्या है। मनोहर लाल जी ने पूछा तो मालती जी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने रोते हुए अपनी आप बीती उन्हें फोन पर बता दी। यह सब सुनकर मनोहर लाल जी को बहुत गुस्सा आया। मनोहर लाल जी ने हमेशा अपनी पत्नी के साथ इज्जत से बात की थी, कभी उसके स्वाभिमान पर ठेस नहीं आने दी थी। बेहद प्यार करते थे वह मालती जी से, लेकिन आज जब उन्हें यह पता चला कि उनकी पत्नी को उनके बहू बेटों ने बड़ी महफिल में इतना शर्मिंदा किया, वो भी एक साड़ी की वजह से, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि 2 महीने से मेरी पत्नी इन लोगों की सेवा में तन मन से लगी हुई है। बहू की सेवा करते समय ना तो उसने अपनी तबीयत का ख्याल किया और न ही उसे थकान महसूस हुई, और इन सब का यह सिला दिया बेटे बहू ने। एक दिल तो किया कि अभी जाकर अपनी मालती को वापस ले आऊं, लेकिन कोई जरूरी काम था जिससे निपटाना बाकी था, इसलिए उन्हें 3 दिन वहीं रुकना पड़ा। 3-4 दिन बाद मनोहर लाल जी अपने बेटे के घर पहुंच गए। उस समय सुप्रिया अपने कमरे में थी। मनोहर लाल जी अपने हाथ में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर आए थे। उन्होंने वह बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू सुप्रिया कमरे से बाहर निकल कर आई तो उसने वहां शॉपिंग बैग पड़ा देखा तो बड़े उत्साह के साथ उसे खोलने लगी। देखा तो उसमें एक खूबसूरत सी साड़ी रखी हुई थी। सुप्रिया को लगा शायद वह साड़ी उसका पति कामेश उसके लिए लेकर आया है। उसे तो अभी तक भनक भी नहीं थी कि उसके ससुर जी घर पर आए हैं, क्योंकि जब वे आए थे तो सुप्रिया उस समय सो रही थी। उसे लगा कि कामेश उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है। बड़ी खुशी और उत्साह के साथ सुप्रिया फटाफट से साड़ी लेकर कमरे में चली गई और वह साड़ी पहनकर स्वयं को आईने में निहारने लगी। साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत महंगी थी। सुप्रिया सोचने लगी कि यह साड़ी तो कम से कम 30,000 रुपए की होगी। वह तो हमेशा से ऐसी ही साड़ियां खरीदना चाहती थी। उसके थोड़ी देर बाद कामेश भी ऑफिस से आ गया। अपने कमरे से निकलकर सुप्रिया ने बड़ी खुशी खुशी कामेश को आवाज देकर बुलाया और बोली, देखिए ना मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। जब कामेश ने उसे उस साड़ी में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सुप्रिया यह साड़ी पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन यह तो बहुत महंगी होगी ना, और तुमने कब खरीदी, मुझे बताया भी नहीं, हैरानी से कामेश ने कहा। यह सुनकर सुप्रिया आश्चर्यचकित रह गई और बोली, क्या क्या मतलब, यह साड़ी तुम नहीं लाए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो, यहीं तो रखी थी यह साड़ी, देखो कितनी सुंदर है।
अरे नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ, यह साड़ी मैं नहीं लाया हूँ। कामेश की यह बात सुनते ही सुप्रिया सोच में पड़ गई। अगर आप नहीं लाए हैं तो कौन लाया होगा? उसी समय कामेश और सुप्रिया की बातें सुनकर मनोहर लाल जी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। सुप्रिया और कामेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मनोहर लाल जी कहने लगे, बहू वह साड़ी कामेश नहीं बल्कि मैं लेकर आया था। तभी कामेश ने कहा, अरे पिताजी आप कब आए? बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बहू यह साड़ी मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। खैर छोड़ो बहू, मुझे लगता है शायद इस साड़ी की मेरी पत्नी से ज्यादा तुम्हें जरूरत थी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सी साड़ियाँ होंगी, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनकर सुप्रिया के तन बदन में आग लग गई। उसे ऐसा लगा जैसे यह साड़ी पहनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तुरंत गुस्से से कमरे में गई और कपड़े बदलकर उस साड़ी को शॉपिंग बैग में डालकर वापस ले आई और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखने लगी, तभी मनोहर लाल जी बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है बहू, यह साड़ी अब तुम ही रखो, शायद तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी मेरी पत्नी अब किसी की उतरन नहीं पहनेगी, अब ऐसी ऐसी हजारों साड़ियों की वह मालकिन होगी। मनोहर लाल जी की यह बातें सुनकर उनका बेटा कामेश प्रश्नवाचक निगाह से उनके चेहरे की ओर देखने लगा। आज उसे अपने पिता के तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। तभी मनोहर लाल जी बोले, क्यों हैरान हो गए बेटा? आज मैं अपने साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। कहते हुए उन्होंने अपने बैग में से कुछ कागज निकाले और कामेश के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, यह देखो कामेश बेटा, हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पर मैंने अपनी पत्नी के नाम पर साड़ियों का पूरा शोरूम खरीदा है। यह उसी के कागज हैं। अपने ससुर की यह बात सुनकर सुप्रिया के तो होश उड़ गए और यह बातें सुनते ही कामेश हक्का बक्का रह गया। लेकिन पिताजी, शोरूम खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? कहीं? हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझा तुमने। जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला था, उन्हीं पैसों से मैंने यह शोरूम खरीदा है। तभी सुप्रिया और कामेश को तो जैसे काटो तो खून नहीं। कामेश गुस्से से कांपते हुए बोला, आप तो हमारे मकान के लिए पैसों का इंतजाम करने गए थे ना? आपने तो मुझसे वादा किया था कि वह पैसे आप मुझे देंगे, फिर यह सब क्या है? हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से भी वादा किया था कि मैं उसे एक सम्मान भरी जिंदगी दूंगा और उसकी बेइज्जती करने का हक आज तक मैंने किसी को नहीं दिया है। और वैसे भी पैसे मेरे थे, मेरी मेहनत की कमाई थी, उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं, यह फैसला लेने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। और बहू तुम तो यह कतई मत सोचना कि मेरी पत्नी महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती है। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और अब भी मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन वह तो मालती ही हमेशा साधारण जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने कभी महंगी साड़ी नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करना उसे बेहतर लगता था, इसलिए उसने कभी अपने ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करे। और बेटा कामेश, यह तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए हम लोग जिंदगी भर त्याग करते आए हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते आए, वही बच्चे हमें यह दिन दिखाएंगे। अरे हम लोग तो अपना गांव का मकान और जमीन बेचकर सब कुछ तुम्हारे हवाले कर कर तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। जमीन तो मैंने बेच दी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मकान बेचने से 2 दिन पहले तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना रंग दिखा दिया। भरी महफिल में तुमने अपनी माँ की ऐसी बेइज्जती करी, सुनकर ही मेरा कलेजा कांप उठा था। अब जब तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ ही गई है, तो अपना सब कुछ तुम्हें देने की गलती तो मैं नहीं कर सकता। मनोहर लाल जी की यह बात सुनते ही कामेश और सुप्रिया हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। और हाँ बहू, अब तुम्हारी सास महंगी साड़ियाँ पहनेगी, फिर तो तुम अपनी सास से नहीं कहोगी ना कि वह फटीचर साड़ियाँ पहनती है और उसे महंगी साड़ियाँ पहनने की समझ नहीं है। मनोहर लाल जी के मुंह से यह जवाब सुनकर सुप्रिया को ऐसे लग रहा था कि जैसे बिना थप्पड़ खाए ही उसके गाल पर किसी ने झन्नाटेदार तमाचा मार दिया हो। अपने पिता की बातों का सुप्रिया और कामेश को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। तभी मनोहर लाल जी बोले, चलो मालती, तुम अपना सामान पैक कर लो, अब हमें यहाँ रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आज ही नहीं बल्कि अभी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जाते समय मनोहर लाल जी ने
कामेश से वह कागज लिए और कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। तुम्हारी हर जरूरत, हर छोटी बड़ी इच्छा का उसने ध्यान रखा। तुम्हारे किसी शौक में कभी कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन यह बात उसे नहीं मालूम थी कि एक दिन वही बेटा जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसकी भावना और त्याग का इस तरह मजाक बना देगा। माफ करना बेटा, तुम जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुँचे हो उसी को तुमने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था। अफसोस कि तुम भी उसे न समझ पाए। अरे एक साड़ी ही तो गंदी हुई थी। बचपन में तुमने अपनी माँ की कितनी साड़ियाँ गंदी की थी, इसका तो अंदाजा भी तुम्हें नहीं है। इतना कहकर मनोहर लाल जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गांव के लिए निकल गए। आज कामेश और सुप्रिया की नजरें शर्मिंदगी से जमीन में गड़ी जा रही थी। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दोनों निशब्द खड़े रह गए। उनका सपनों का महल बनने से पहले ही धराशायी हो चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।